हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मीट। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में सीटेट साइंस पेपर 2 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ईयर 2011 से लेकर 2024 का मैं पूरा इसमें सॉल्व पेपर कराने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे अगर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो समय से मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है, तो इस वीडियो में अपना साइंस के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमारे इसमें क्लियर होंगे फ्रेंड्स, और मैं इसमें 2 सीटिंग का साइंस का पेपर कराने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक जो है और चीनी जो है चीनी के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं फट जाती हैं। फर्स्ट हमारा ऑप्शन है। इसके कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है और हमारा खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देते हैं और सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव कुंचन करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा, जो कि ये हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव कुंचन करते हैं। खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव कुंचन करते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा, मूल गोप नहीं पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है? रूट कैप नहीं पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है फ्रेंड्स? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जलीय पौधे, समुद्रभिद या लवणोमृदोभिद या मरुस्थलीय पौधे। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा ई हो जाएगा, जो कि जलीय पौधे में हमारा मूल गोप रूट कैप नहीं पाया जाता। मूल गोप जलीय पौधे में नहीं पाया जाता। जलीय पौधे वह होते हैं जो जलीय पर्यावरण में होते हैं तथा इसका तना जो है लंबा और मुलायम होता है। इसकी जड़ें लंबी और पतली होती हैं और इनमें मूल गोप नहीं होती। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसलिए फ्रेंड्स मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया हूँ। एक शिक्षक विद्यार्थी को बल वस्तु की आकृति को परिवर्तित कर सकता है। संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाता है। तो इसका जो है दिया हुआ है कि सामान्य रूप से अवलोकित उदाहरणों का प्रयोग करते हुए संकल्पना को स्पष्ट करना, या विद्यार्थियों को एक प्लेट में गूथा हुआ आटा देकर उसे हाथों में दबाने के लिए कहना, या कुछ उदाहरणों के साथ संकल्पना को स्पष्ट करने वाली दृश्य श्रव्य फिल्म दिखाना। तो शिक्षक सिखाने के लिए अलग अलग उपागमों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी हैं हमारा, जो कि वह बहुआयामी बौद्धिकता को संबोधित करना चाहता है। तो आंसर हमारा सी ही हो जाएगा फ्रेंड्स। वह जानता है कि उसे पाठ्य योजना के अनुसार चलना है, ये नहीं होगा हमारा। वह विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना चाहता है, ये भी हमारा नहीं होगा। वह अपने ज्ञान को सिद्ध करना चाहता है। तो जो इसमें हमारा सबसे सटीक आंसर होगा वो हमारा होगा कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी हैं और वह बहुआयामी बौद्धिकता को संबोधित करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा इसमें साइंस हो या हमारा सीडीपी हो, जो हमारा शिक्षार्थी या बोले या विद्यार्थी बोले, उसके हित में अगर जो आंसर में बोला जाए वो हमारा सबसे ही सटीक आंसर हमारा होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी हैं और वह बहुआयामी बौद्धिकता को संबोधित करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मिस पटेल XYZ विद्यालय की प्राचार्य अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती हैं। तो इसका आधार जो है वह क्या है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा सी हो जाएगा, जो कि सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठ्यचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सबसे सटीक आंसर हमारा सी होगा। चलिए और भी ऑप्शन हम देख लेते हैं। शिक्षकों को समय सारणी में व्यवस्थित करने में कठिनाई आती है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। शिक्षार्थी अलग अलग शिक्षकों के साथ समायोजन नहीं करते हैं, ये भी हमारा गलत है। उसके विद्यालय में अलग अलग विषय पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक उपलब्ध नहीं है, ये भी हमारा गलत है। तो आंसर हमारा एप्रोप्रिएट आंसर हमारा कौन सा होगा? सी होगा, जो कि सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठ्यचर्याओं के
मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषणों की चमक फिर से लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला अपनी सोने की चूड़ियाँ उसे देती हैं, जिन्हें वह एक घोल में डालता है और चूड़ियाँ तो चमक जाती हैं पर उनका भार काफ़ी कम हो जाता है। इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किया गया घोल संभवतः हो सकता है। तो बताना है इसमें कि आंसर हमारा क्या होगा। तो 25 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। आंसर हमारा इसमें कौन सा वो हमारा एसिटिक एसिड या डालेगा या क्या कौन सा उसमें एसिड डालेगा तो हमारा वो चमक जाएगा सोना। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा जो होगा यह होगा सांद्र HCl होगा और HNO3 होगा, जो कि ये इसको हम लोग अम्लराज भी इसके नाम से जानते हैं। ये दोनों का मिश्रण जो होता है हमारा अम्लराज होता है। तो यह धोखेबाज व्यक्ति सांद्र HCl और HNO3 का घोल प्रयोग करता है जो एक अम्लराज है। यहाँ पे दिया भी हुआ है जिसमें एक भाग जो है सांद्र HNO3 है और 3 भाग जो है वो HCl मिला है। इसके मिश्रण होता है जिसमें सोना काफ़ी विलय होता है, जिससे उसकी चूड़ियों का सोना जो है मिश्रण में घुल जाता है और उनका भार कम हो जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि सबसे सटीक आंसर हमारा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक कक्षा 6 में भोजन के तत्वों को पढ़ाने की योजना बनाता है और निम्नलिखित में से किसे मुख्य प्रश्न के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो इसमें से बताना है हमारा कौन होगा। आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड है, क्या आपकी माँ प्रतिदिन दोपहर को एक ही तरह के भोज्य पदार्थ तैयार करती है। थर्ड है, क्या आप प्रतिदिन दोपहर के भोजन के सभी भोज्य पदार्थों को खाते हैं, या उन भोज्य पदार्थों की सूची बनाइए जिन्हें आपकी माँ आपको दोपहर के भोजन में परोसती है। तो सबसे इसका आंसर जो होगा हमारा सटीक आंसर हमारा जो होगा वो कौन सा होगा, आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती हैं। तो ये जो है ये इसको बोलते हैं हमारा मुक्तोत्तर प्रश्न, जो कि ये सबसे हमारा सटीक आंसर होगा। एक शिक्षक कक्षा 6 में भोजन के तत्वों को पढ़ाने की योजना बनाता है और निम्नलिखित में से किसी मुख्य प्रश्न के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो ये हमारा सबसे सटीक प्रश्न होगा, जो कि आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती हैं। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग जो है हल्का पड़ जाता है, जो कि लोहे की कील पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। यह उदाहरण किसका है, बताना है। तो आंसर हमारा विघटन अभिक्रिया का, या द्विविस्थापन अभिक्रिया का, या विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया का, या संयोजन अभिक्रिया का। आंसर हमारा क्या होगा बताइए फ्रेंड्स। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, जो कि विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रियाओं का ये उदाहरण है, जो कि एक लोहे की कील जो है एक भूरे रंग की परत जम जाती है। यह जो उदाहरण है विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रियाओं का है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में 2 पेपर का मैं कराने वाला हूं, जो कि 2 सीटिंग में 2 पेपर का साइंस का क्वेश्चन में इसमें 60 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं। तो डेली मैं वीडियो ऐसे लाता रहूँगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी आपसे वीडियो मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स मैं 1 से 27 में कराया हूँ। अगला क्वेश्चन है मेरा। अगला क्वेश्चन है, घाव पर फिटकिरी लगाने से रक्त रुक जाता है क्योंकि यह किसके कारण होता है। तो फिटकिरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है, या फिटकिरी घाव के आसपास तापमान को कम कर देती है, या फिटकिरी एक पूर्तिरोधी है, या फिटकिरी का टुकड़ा घाव को ढक देता है। तो आंसर हमारा ई हो जाएगा, जो कि फिटकिरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, जो कि फिटकिरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है, याद रखिएगा। और यह जो फिटकिरी जो है यह रक्त को थक्का बनाने के लिए किया जाता है, जिसके कारण घाव का रक्त जो है वो स्राव रुक जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसका आकलन हो सकता है जब गीता मनुष्य में पोषण विषय का केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन कर रही है। तो 129 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसमें फ्रेंड्स, भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं, या शिक्षार्थियों के ज्ञान का प्रयोग करके रोल प्ले तैयार करके प्रार्थना सभा में प्रस्तुत करने की क्षमता, या हमारा भोज अवयवों के महत्व को समझने की शिक्षार्थियों की क्षमता व उस पर
एक लंबा निबंध लिखने की क्षमता, या हमारा भोज्य पदार्थों को वर्गीकृत करने व पोस्टर बनाने के लिए विशेषण क्षमता। आंसर हमारा सटीक आंसर हमारा कौन सा होगा, तो ई हो जाएगा, जो कि भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं, जो कि यह एक प्रश्न का मूल्यांकन कर रही है। तो आंसर एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि निम्न में से किसका आकलन हो सकता है जब गीता मनुष्य में से पोषण विषय का केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों का मूल्यांकन कर रही है। बहुविकल्पीय में ये हो सकता है कि भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं दी जाएं, तो ये हमारा आंसर हो सकता है, हो सकता नहीं, आंसर हमारा यही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, गति के निम्न उदाहरणों में से किसमें तय की गई दूरी जो है और विस्थापन के परिमाण जो है बराबर हैं। बताना है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वृत्ताकार पथ पर चलती हुई कार, या दोलन करता हुआ दोलक, या सूर्य के गिर्द घूमती हुई पृथ्वी, या सीधी सड़क पर चलती हुई कार। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा इसमें से बताना है क्या हो जाएगा, जो कि गति के निम्न उदाहरणों में से तय की गई दूरी का विस्थापन और परिणाम निकालना है। तो सीधी सड़क पर चलती हुई कार, ये हमारा हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा, जो कि सबसे सटीक आंसर हमारा हो जाएगा। गति के ये दूरी और विस्थापन के परिणाम पर है। तो हमारा सीधी सड़क पर चलती हुई कार जो है एक क्या है, तो विस्थापन जो है फ्रेंड्स हमारा एक सदिश राशि है, अतः सीधी सड़क पर चलती हुई कार द्वारा तय की गई दूरी जो है वो विस्थापन के परिमाण जो है बराबर होंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है, जो कि क्योंकि यह जो है यह ऊष्मा का सुचालक है, या हमारा विद्युत का सुचालक है, या हमारा विद्युत का कुचालक है, या थर्मोप्लास्टिक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा जो है वह हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा वह सी हो जाएगा, जो कि विद्युत का कुचालक है। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं बेकेलाइट जो होता है वो हमारा विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक मीन्स वो आप टच करेंगे उससे अगर, तो वह या उसमें जो है करंट वो सप्लाई नहीं होगा, इसलिए विद्युत का कुचालक है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में एलईडी और सीएफएल दोनों का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसमें से बताना है, एलईडी बेहतर है, अधिक अच्छा क्योंकि सीएफएल में विषैले पदार्थ होते हैं, या दोनों ही एक समान अच्छे हैं, या दोनों में कोई भी अच्छा नहीं है क्योंकि दोनों में विषैले पदार्थ होते हैं, या सीएफएल बेहतर अधिक अच्छा है क्योंकि एलईडी में विषैले पदार्थ होते हैं। तो इसमें से चार ऑप्शन में सबसे बेटर कौन सा होगा, जो कि एलईडी और सीएफएल के दोनों के बारे में सही कथन बता रहा है। तो आंसर हमारा फर्स्ट ही होगा, जो कि एलईडी बेहतर है, अधिक अच्छा है क्योंकि सीएफएल में विषैले पदार्थ होते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर फ्रेंड्स हमारा ई हो जाएगा, जो कि एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड होता है, और सीएफएल का होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है। तो इसका जो है ये होता है, और आंसर हमारा एलईडी बेहतर होता है क्योंकि सीएफएल में विषैले पदार्थ होते हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानी बीजों के अंकुरण को कैसे प्रभावित करता है, और पता लगाने के लिए शिक्षक ने विद्यार्थियों को सेम के बीज को रुई की परत पर भिगोकर कुछ दिन रखने के लिए और उनमें परिवर्तन देखने के लिए कहा, और वह कौन सी एक महत्वपूर्ण सलाह देना भूल गई। तो फ्रेंड्स हमारा चलिए यहाँ पे टिक लगा हुआ है, थोड़े बीज गीली रुई पर, या बहुत सारे बीज सूखी रुई पर, या थोड़े बीज सूखी रुई पर, या बहुत सारे बीज गीली रुई पर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ई ही हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा, जो कि थोड़े बीज गीली रुई पर ये जो है वो सलाह देना भूल गई। वो तो ये बोली कि बीजों की रुई की परत पर भिगोकर कुछ दिन रखने के लिए उनमें परिवर्तन देखने के लिए कहा, बट ये नहीं बोली कि थोड़े बीज गीली रुई पर, थोड़े ही बीज और गीली रुई पर, थोड़े बीज, ये बीज को उसने तो बोले, लेकिन ये नहीं बोला कि कितने बीज होने चाहिए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थोड़े बीज गीली रुई पर, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है, ये बताना है हमारा, जो कि वायुमंडलीय में हमारा तापमान जो है बढ़ रहा है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव किस पे ये इसका किसका मुख्य इसमें कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव का। तो आंसर हमारा हो जाएगा
कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा ऑप्शन हमारा 134 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रभाव है जिसके द्वारा किसी ग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह के वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत बढ़ाने का कार्य करती हैं, और ग्रीन हाउस की गैस कार्बन डाइऑक्साइड जिसके कारण तापमान बढ़ता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, हार्मोन जो है, हार्मोन एड्रेनलिन है। तो इसमें से बताना है जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर के समंजन में शरीर की सहायता करता है, या लंबाई नियंत्रण में सहायता करता है, या हमारा शरीर के विद्युत अपघट्टों के संतुलन पर नियंत्रण रखने में सहायता करता है, या रक्त शर्करा के स्तर के नियंत्रण में सहायता करता है। तो 135 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, ई हो जाएगा, जो कि जब कोई बहुत गुस्से में होता है तो चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर के समंजन में शरीर की सहायता करता है, जो कि एड्रेनलिन होता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक जो होता है वह क्या होगा। तो उसका क्वथनांक बढ़ता है या परिवर्तित नहीं होता, या पहले घटता है और फिर बढ़ता है, या घटता है। तो 136 का आंसर बताना है फ्रेंड्स, क्या होगा, तो वो बढ़ता है। यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक जो होता है वो भी बढ़ता है। आंसर याद रखिएगा, जब भी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक भी साथ साथ बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मनुष्य का अंगूठा जो है बाकी अंगुलियों की अपेक्षा जो है अधिक स्वतंत्रता से गति करता है, क्योंकि इसमें जो है उपस्थित होता है तो ग्लाइडिंग संधि होता है, या हमारा सैडल संधि होता है, या हमारा हिंज संधि होता है, या हमारा धुराग्र संधि होता है। बताना है आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बताइए आंसर हमारा क्या हो जाएगा। 137 का आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, जो कि सैडल संधि होता है। मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है, क्योंकि इसमें उपस्थित होती है सैडल संधि। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, सैडल संधि हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, टीजीटी विज्ञान के पद के लिए 4 प्रत्याशियों को वन काटने के परिणाम पर एक एक पाठ्य योजना बनाने के लिए कहा गया, और निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य योजना वैज्ञानिक उपागम प्रदर्शित करती है। तो 138 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हमारा इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, जो कि ऐसे क्रियाकलाप सम्मिलित करती है जिन्हें बच्चे समूहों में कर सके और पावर पॉइंट प्रस्तुत करके निष्कर्ष निकाले। फ्रेंड्स एक बात मैं बताना चाहता हूं कि ऑप्शन में हमारा अगर दिया रहे कोई भी कार्य जो है बच्चे समूहों में करते हैं तो सबसे ही उसका सटीक आंसर हमारा माना जाता है। वो सीटेट हो, सीडीपी हो, या हमारा साइंस का पेडागोजी हो, या हमारा वो हिंदी का पेडागोजी हो, या हमारा इंग्लिश हो। तो मैं इसमें बताने वाला हूं कि जब भी बच्चे जो है समूहों में कार्य करते हैं तो वो हमारा आंसर सबसे सटीक माना जाता है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे क्रियाकलाप सम्मिलित करती है जिन्हें बच्चे समूहों में एक कर सकें और पावर पॉइंट प्रस्तुत करके निष्कर्ष निकालें। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गणित और विज्ञान ओलंपियाड संचालित करने का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है। तो आंसर हमारा फर्स्ट में है विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के अनुसार मूल्यांकन करना, या हमारा सेकंड है हमारा, एक सेकंड फ्रेंड, सेकंड है हमारा व्यावसायिक परीक्षाओं में विद्यार्थियों को उच्च अंक प्राप्त करने में सहायता करना, या उनके विद्यार्थियों के परिणामों पर विद्यालयों का आकलन करना, या सृजनात्मक और प्रयोगीकरण को प्रोत्साहित करके विषय में निपुणता को बढ़ावा देना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 139 का आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा, जो कि सृजनात्मक और प्रयोगीकरण को प्रोत्साहित करके विषय में निपुणता को बढ़ावा देना। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अधातु जो है वो अधातु ऑक्साइड जो है ये क्या है। अधातु ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है प्रकृति में, या हमारा उभयधर्मी होता है, या हमारा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, या हमारा प्रकृति में अम्लीय होता है। तो आंसर हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, आंसर इसमें बताना है क्या होगा। तो अधातुएं जो होता है वो हमारा कैसे होता है, तो अम्लीय ऑक्साइड होता है, जो कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, प्रकृति में अम्लीय होता है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। 140 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
धातु हमारा क्या होता है, तो प्रकृति में अम्लीय होता है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, एक डॉक्टर जो है अति अम्लता का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है। इस दवाई में मुख्य संघटक जो है, इंग्रेडिएंट जो है वो क्या है? तो एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करते हुए एक दवाई देता है। इस दवाई में मुख्य संघटक जो है वो कौन सा? MgLC2 है, या हमारा हमारा CaCO3 है, या हमारा Na2CO3 है, ये AlOH का होल 2 है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 141 का आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, जो कि हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलिए इसको पढ़ते हैं। अति अम्लता के उपचार में मुख्यतः एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। एंटासिड का मुख्य संघटक हो जाए कैल्शियम कार्बोनेट, और जबकि अन्य संघटक जो होता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल 3, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2 एवं सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 भी मौजूद होते हैं। अतः अति अम्लता के उपचार में कैल्शियम कार्बोनेट का बहुलता से प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक 5 ग्राम भार वाले पंख और एक 10 ग्राम भार वाले कील दोनों में समान गतिज ऊर्जा है। दोनों वस्तुओं के संवेग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? इसमें से बताना है सबसे सटीक आंसर कौन सा है। भारी वस्तु में अधिक संवेग होता है, या हमारा दोनों वस्तुओं के बराबर में संवेग होता है, या दोनों वस्तुओं के संवेग की तुलना करना संभव नहीं है, या हल्की वस्तु में अधिक संवेग होता है। इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन आंसर हमारा होगा सबसे सटीक आंसर? तो आंसर हमारा फर्स्ट होगा, जो कि भारी वस्तु में अधिक संवेग होता है। संवेग जो होता है P = √2m के, और 5 ग्राम वाले पंख के लिए जैसे में इसका दिया हुआ फॉर्मूला P1 = √2k और इंटू 5 है, जो कि हमारा मास जो है हमारा द्रव्यमान दिया हुआ है 5 है। P1 = 10k हो जाएगा। उसके बाद से 10 ग्राम वाली कील के लिए हम क्या करेंगे, तो P2 को यहाँ पे P1 हमारा ये इतना है, फिर P2 = √2k × 10, क्योंकि 10 हमारा क्या है, 10 यहाँ पे द्रव्यमान दिया हुआ है सेकंड। फर्स्ट मास जो है हमारा कितना है 5 m1, और m2 जो है हमारा फ्रेंड्स क्या है हमारा, वो हमारा 10 है। तो सेकंड में यहाँ पे 2k × 10 दिया है, जो कि तो फ्रेंड्स इसमें देख गया हमारा P2 जो है हमारा सबसे अधिक आया है 20k आया है। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भारी वस्तु में सबसे अधिक संवेग होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, हम क्या करा रहे थे? 142 करा रहे थे। चलिए फ्रेंड्स 143 से स्टार्ट करते हैं। खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टीन से पुती होती है, न कि जस्ते से। क्योंकि तो ये बताना है, क्योंकि जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है, या जस्ते का गलनांक टीन से अधिक होता है, या हमारा जस्ता टीन से कम क्रियाशील होता है, या जस्ता टीन से महंगा होता है। तो फ्रेंड्स जस्ता जो होता है हमारा टीन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए हम खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टीन से पुती होती है, न कि जस्ते से। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हमारा कौन सा हो जाएगा? तो जस्ता जो है वो टीन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होती है। ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा। जस्ता जो है टीन से अधिक क्रियाशील होती है, इसलिए जो टीन हो जाए अंदर का जो सतह जो होता है वो हमारा टीन से पुती हुई होती है। तो आंसर हमारा ई हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 144 का आंसर क्वेश्चन है हमारा 144 वाला क्वेश्चन है। हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्योंकि हर पौधे केवल रात के समय श्वसन करते हैं, या हर पौधे दिन के समय श्वसन करते हैं पर रात के समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं, या दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है, या हरे पौधे रात के समय श्वसन नहीं करते। तो 144 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बताना है। सबसे इसका सटीक आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, जो कि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्योंकि उस समय दिन में जो होता है वो प्रकाश रहता है, तो दिन के समय प्रकाश से हमारा प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों में शोध कार्य से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु कार्य का चुनाव करते हुए एक शिक्षक पाठ का चुनाव करेगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 145 का
जिसे कक्षा के अधिकतर विद्यार्थी पसंद करें, या जिसे वह सोचता है कि विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, या जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और उस कक्षा के पाठ्यक्रम का भाग भी हो, या पाठ्यक्रम में दी गई पाठ्य सामग्री में से जिसे एक निर्धारित समय में पूरा करना है। तो बताना है 145 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और उस कक्षा के पाठ्यक्रम का भाग भी हो। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है हमारा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, एक विज्ञान शिक्षक कक्षा 6 के विद्यार्थियों को हवा के गुण पढ़ाने के लिए समूहों में क्रियाकलाप करवाने की योजना बनाती है। वह समूहों का नेतृत्व करने वाले विद्यार्थियों का चयन किन गुणों के आधार पर करेगी? तो फर्स्ट है विद्यार्थियों को भूमिका करने का आदेश देना और उनकी अपनी समझ के अनुसार कार्य करवाना, या मुख्य भूमिकाएं होशियार विद्यार्थियों को देकर सुनिश्चित कर लेना कि उनका समूह सबसे पहले कार्य कर लेगा, या योग्यता के अनुसार भूमिका देना कि प्रोत्साहित करना व सभी समूह सदस्यों के साथ समन्वय बनाए रखना। तो आंसर हमारा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हमारा सी होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है ना कि प्रोत्साहित करना व सभी समूह सदस्यों के साथ समन्वय बनाए रखना। तो इसमें सबसे हमारा जो आंसर हम आंसर पकड़ में आया है वो हमारा समन्वय बनाए रखना, सभी से समन्वय बनाए रखना, ताकि हमारा काम जो है वो सबसे सुगम्य हो। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, पानी के अंदर वायु का बुलबुला जो है डैश की तरह कार्य करता है। बताना है कि पानी के अंदर की बुलबुला जो है वह किस लेंस की तरह या दर्पण की तरह काम करता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा उत्तल आंसर हो जाएगा, या समतल उत्तल लेंस हो जाएगा, या अवतल दर्पण हो जाएगा, या कि अवतल लेंस हो जाएगा। तो पानी के अंदर वायु का बुलबुला जो है वह किसकी तरह कार्य करता है? तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, जो कि अवतल लेंस हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो ये बताया है कि पानी के अंदर वायु का बुलबुला, लेकिन जैसे में हमारा जब बारिश होती है तो पानी जब पानी गिरता है, पानी पे ड्रॉप होता है, पानी के ऊपर में जब ऊपर से बूंद गिरता है, तो उस समय जो बुलबुला जो काम करता है ऊपर में, वो हमारा उत्तल लेंस की तरफ काम करता है। लेकिन पानी के अंदर वायु का बुलबुला जो है वो अवतल लेंस की तरफ काम करता है। दोनों में अंतर है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इसको क्लियर किया है। तो चलिए अगले फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है मेरा, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अधिकतर शिक्षा जो है फ्रेंड्स हमारा, बोर्ड ने पशुओं के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगाया है क्योंकि पशुओं को प्राप्त करना एक महंगा सौदा हो गया है, या पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील करने की आवश्यकता है, या वे नए रोग फैला सकते हैं, या पशु विच्छेदन के लिए अब उपलब्ध नहीं है। तो इसका सबसे सटीक आंसर जो होगा हमारा बी होगा, क्योंकि पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील करने की आवश्यकता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, पौधों की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता है। तो समानता के बारे में बताना है। इसमें हरित लौह की अनुपस्थिति, या कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति, या हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति, या केंद्रक की अनुपस्थिति। तो बताना है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 149 का ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, जो कि केंद्रक की अनुपस्थिति होता है। पौधों की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता है, जो कि केंद्रक की अनुपस्थिति। पौधों की चालनी नलिका कोशिकाओं तथा स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्र की अनुपस्थिति होती है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा 150 का लास्ट, ये इसका एक सेट का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। सल्फ्यूरिक अम्ल को तन्नू बनाने के लिए अम्ल को पानी में डालने की सलाह दी जाती है क्योंकि अम्ल कांच के बर्तन को तोड़ सकता है, या अम्ल को तन्नू बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है, या अम्ल को तन्नू बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है, या अम्ल का पानी की ओर गहरा आकर्षण है। इसमें से बताना है आंसर हमारा क्या होगा। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, जो कि अम्ल को तन्नू बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस जितने भी क्वेश्चन हमारे कराए हुए हैं, सबसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और लगभग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें 60% तो आते ही हैं फ्रेंड्स। इसलिए मैंने सोचा कि ये
यूथ कंपटीशन जो है उसका मैं सभी 2011 से 2025 तक का सभी जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं उस सभी का मैं आपके लिए लाया और मैं कराया। तो फ्रेंड्स हम सोच रहे हैं कि 150 मैंने एक सेट का करा दिया है, अब चलते हैं दूसरे सेट का भी मैं करा देता हूं, जो कि एक वीडियो में हमारे 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो डेली फ्रेंड्स 60 क्वेश्चन होंगे तो जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और मैं एक मैराथन क्लास लेकर आऊँगा, ताकि उसमें कम से कम 5 आपका 5 सेट का या 5 बोले तो 5 हमारा सीटिंग का जितने भी प्रश्न पत्र आए हुए हैं हमारे साइंस के, और या सीडीपी के हो या हमारे हिंदी के हो, तो मैं ऐसे कराऊंगा। और फ्रेंड्स आप बने रहिए मेरे चैनल पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे सेकेंड पेपर का दूसरा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नीचे कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं दी गई हैं, तो लोहे पर जंग लगना या मोमबत्ती का जलना या श्वसन या प्रकाश संश्लेषण। तो इसमें से रासायनिक प्रक्रिया उसको बोलते हैं जो कि जो चीज़ हम उस पर कर रहे हैं वो हमारा दोबारा न प्राप्त हो। मीन्स कि वो कोई भी चीज़, जैसे खाना है तो खाना हमारा क्या हो जाता है, जो हम खाना खाते हैं वो हमारा क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। फिर उसको चाहेंगे कि जैसे रोटी हम खाएं फ्रेंड्स, और रोटी हमारा क्या होता है, डाइजेस्ट होकर एनस के द्वारा निकल जाता है। तो फ्रेंड्स हम चाहेंगे कि फिर वो रोटी हो जाए, तो हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्या रासायनिक प्रोसेस है। तो वैसे ही लोहे पर जंग लगना या मोमबत्ती का जलना या श्वसन या हमारा प्रकाश संश्लेषण, इसमें से बताना है कि रासायनिक प्रक्रियाएँ कौन है, इसमें से बताना है। तो फ्रेंड्स लोहे पर जंग लगना जो है वो हमारा क्या है, रासायनिक प्रक्रियाएं हैं। मोमबत्ती का जलना ये फिजिकल है। श्वसन हमारा क्या है, फिजिकल है। प्रकाश संश्लेषण ये भी हमारा क्या है, फिजिकल है। तो लोहे पर जंग लगना और श्वसन दोनों ही रासायनिक। अच्छा, ऑप्शन में हमारा, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन में हमारा 2 दिया हुआ है, हमारा DA या हमारा क्या लोहे पर जंग लगना या हमारा प्रकाश संश्लेषण, ये दोनों हो सकता है। तो फ्रेंड्स यही हमारा ये हमारा आंसर नहीं होगा। और बताते हैं, मोमबत्ती का जल, इसमें है हमारा A और C, मीन्स कि लोहे पर जंग लगना और श्वसन। तो फ्रेंड्स हमारा जो है B ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि रासायनिक हो जाएगा, श्वसन भी हो जाएगा हमारा, ये हमारा रासायनिक हो जाता है, और लोहे पर जंग लगना दोनों हमारा क्या हो जाएगा, रासायनिक प्रक्रियाएँ हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ और आंसर इसका करेक्ट कर देता हूं, जो कि ऑप्शन हमारा B हो जाएगा। A और C हो जाएगा, जो कि लोहे पर जंग लगना और हमारा श्वसन, ये दोनों जो है फ्रेंड्स ये हमारे रासायनिक प्रक्रियाएं हैं। बाकी मोमबत्ती का जलना और हमारा प्रकाश संश्लेषण ये दोनों हमारे रासायनिक अभिक्रिया नहीं, ये हमारे भौतिक प्रक्रियाएं हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीवन कौन सा है, ईस्ट का है, शैवाल का है, या साइनोबैक्टीरिया का है, या जीवाणु का है। तो सबसे छोटा जीवन जो है वो हमारा जीवाणु का है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, जीवाणु एक कोशिकीय जीव है। इसका आकार जो है लगभग कुछ मिलीमीटर का ही होता है। यह अकेंद्रिका कोशिका भित्ति युक्त जो है एक कोशिकीय सरल जीव है, जो कि प्रायः सर्वत्र पाए जाते हैं। और कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है, और यह एक बहुत जटिल पदार्थ होता है। कोशिका भित्ति पौधे, कवक, बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखते हैं। इससे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा ऑप्शन हमारा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब CNG, क्वेश्चन है, जब CNG या LPG का पूर्ण दहन होता है तो वह उत्पाद बनते हैं। तो ये LPG और CNG जब दोनों पूर्ण दहन हो जाता है, पूरा जल जाता है, तो उसके बाद से कौन सा हमारा जो है उत्पाद बनाते हैं। तो आंसर बताना है फ्रेंड्स क्या होगा। तो CO2 और हमारा H2O हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा, जो कि हमारा ये दोनों बनते हैं। CNG और LPG दोनों गैसों का पूर्ण दहन करने पर CO2 और हमारा H2O बनता है, जो कि CNG एक प्राकृतिक गैस है। इनमें हाइड्रोकार्बन मिला होता है, और LPG में प्रोपेन और ब्यूटेन और पेंटेन आदि भी होते हैं। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, जो कि हमारा ये दोनों LPG और CNG के जलने पे हमारा H2O और CO2 उत्पाद बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विज्ञान में आकलन हेतु विद्यार्थियों की डैश की योग्यता के परीक्षण पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि
हमारा विज्ञान मुक्त अंत वाले प्रश्नों के उत्तर देने या उच्च अधिगम के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम होने, या विज्ञान के तथ्य और सिद्धांतों को सही रूप में बताने, या दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाने। तो 124 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कि दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा। सबसे इसका सटीक आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मीय मान की एसआई इकाई जो है वो क्या है? हमारा जूल प्रति किलोग्राम है, या हमारा किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम है, या हमारा किलो जूल प्रति किलोग्राम है, या कैलोरी है? तो ऊष्मीय मान की एसआई इकाई जो है 125 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि किलो जूल प्रति किलोग्राम। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऊष्मीय मान की एसआई इकाई जो है किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है, और किसी ईंधन के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को पूर्ण दहन करने से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा जो है उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है। तो फ्रेंड्स बताना है कि शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है पाश्चुरीकरण, या जीवाणुनाशन, या हमारा समांगीकरण, या किण्वन। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो कि किण्वन हो जाएगा। शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के किण्वन के नाम से जानी जाती है। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता में सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होता है, तथा इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? किण्वन हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है 127, जो कि विज्ञान शिक्षण की परियोजना पद्धति की एक मुख्य सीमा यह है, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। विज्ञान शिक्षण की परियोजना पद्धति की एक मुख्य सीमा यह है कि विज्ञान को क्रमिक रूप से अर्जित नहीं किया जा सकता, या विभिन्न विषयों में संकल्पनाओं के एकीकरण को प्राप्त किया जा सकता है, या विद्यार्थियों को अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है, या यह एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है। तो फ्रेंड्स इसमें से बताना है आंसर हमारा क्या होगा। तो विज्ञान शिक्षण की परियोजना पद्धति की एक मुख्य सीमा यह है कि जो हमारा विद्यार्थियों को अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 127 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विज्ञान में योगात्मक आकलन को डैश पर बल देना चाहिए। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अवलोकन कौशलों का आकलन करने, या विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने, या मुख्य रूप से प्रायोगिक कौशलों का परीक्षण करने, या महत्वपूर्ण सैद्धांतिक संकल्पनाओं का परीक्षण करने। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 128 का आंसर हमारा जो हो जाएगा फ्रेंड्स, सबसे सटीक इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, जो कि विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने के लिए। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन है आहारी रेशे जो है वो क्या है? तो आहारी रेशे हैं कैलोजन रेशों से बनते हैं, या प्रोटीनों से बनते हैं, या रुक्षांश से भी बनते हैं, रुक्षांश भी कहलाते हैं, या सेलुलोज और प्रोटीन से बनते हैं। तो इसका आंसर जो है जगह हमारा क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है हमारा वह जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा, जो कि रुक्षांश भी कहलाते हैं। आहारी रेशे जो है वो क्या कहलाते हैं? रुक्षांश भी कहलाते हैं। आहारी रेशे आहार में उपस्थित रेशे तत्व को कहते हैं। ये पौधों से मिलने वाले ऐसे तत्व हैं जो स्वयं तो अपाच्य होते हैं, लेकिन मूल रूप से पाचन क्रिया को सुचारू बनाने में आवश्यकता योगदान करते हैं। आहारी रेशे को रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा सी हो जाएगा, जो कि आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है, तब जो है तरह तो बढ़ता है लेकिन प्रबलता घटती है, या तरह तो घटता है लेकिन प्रबलता बढ़ती है, या उत्पादित ध्वनि का तरत्व और प्रबलता दोनों घटते हैं, या उत्पादित ध्वनि का तरत्व और प्रबलता दोनों बढ़ते हैं। तो बताना है यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है तब क्या होता है?
तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा, जो कि उत्पादित ध्वनि का तरत्व जो है और प्रबलता दोनों घटते हैं। मीन्स कि जब कोई वस्तु जो है उसकी कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है तो उत्पादित ध्वनि का तरत्व और प्रबलता दोनों घटते हैं। इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ध्वनि की तरत्व जो है वो किस पे निर्भर करती है, तो आवृत्ति पे, याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करती है। कंपन की आवृत्ति अधिक हो तो ध्वनि की तरत्व अधिक होती है, या कंपन की आवृत्ति कम होने पर ध्वनि कम तरत्व की होती है। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उत्पादित ध्वनि का तरत्व जो है प्रबलता दोनों घटते हैं। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, जो कि सबसे सटीक आंसर हमारा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है। तो एक्रिलिक हो जाएगा, एक्रिलिक आंसर हमारा हो जाएगा ये, या पॉलिस्टर हो जाएगा, या नाइलॉन हो जाएगा, या रेयॉन हो जाएगा। तो मानव निर्मित रेशा हमारा कौन सा हो जाएगा, तो पॉलिस्टर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा 131 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा नहीं, पॉलिस्टर हमारा नहीं होगा फ्रेंड्स, हमारा क्या हो जाएगा, रेयॉन हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये हमारा मानव निर्मित रेशा है, जो कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, रेयॉन। मानव निर्मित हमारा रेयॉन हो जाएगा। एक्रिलिक, नाइलॉन, पॉलिस्टर जो हो जाएगा ये हमारा मानव निर्मित नहीं है, ये प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों में पाया जाता है। और रेयॉन जो है प्राकृतिक स्रोत और यह लुगदी से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम डैश की ओर संकेत करता है। तो विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पठन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए, या कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए, या समस्या समाधान में विभिन्न गणितीय सूत्रों का अनुप्रयोग करने के लिए, या विद्यार्थियों को अनुभाविक अधिगम उपलब्ध कराने के लिए। तो 132 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सबसे सटीक आंसर जो है हमारा यह हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि विद्यार्थियों को अनुभाविक अधिगम उपलब्ध कराने के लिए। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा 133 का, वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है। तो 133 का कार्बन मोनोऑक्साइड से, या हमारा नाइट्रोजन से, या कार्बन डाइऑक्साइड से, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। तो बहुत ही आंसर हमारा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि अच्छा फ्रेंड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनते हैं, तो हम बताना चाहते हैं कि जो कोयले होते हैं, कोयले जलते हुए रहते हैं नीचे, धरती के नीचे, तो उसमें जो है कोयला अगर पूर्ण तरह से अगर जल जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लेकिन अगर कार्बन जो है अगर वो पूरे तरह से नहीं जले, जैसे में आधे जल के अगर बुझ जाए, तो वो क्या निकालते हैं, वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकालते हैं। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, जो कि ये सबसे ही जहरीली गैस के नाम से जाने जाते हैं, और इससे दम घुटता है और आदमी मर भी सकता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूकंपों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। इसमें से बताना है कौन सा कथन जो है हमारा सही नहीं है, यह बताना है फ्रेंड्स, कौन सा कथन सही नहीं है। तो भूकंपी तरंगों का रिकॉर्ड भूकंपी लेखा सिस्मोग्राफी कहलाता है, या भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ भूकंप अभिलेख का रिकॉर्ड रखता है, या रिएक्टर पैमाना रैखिक नहीं बल्कि लघु गणिकीय है, या हमारा भूकंपीय तरंगे केंद्र से उत्पन्न होती है। तो 134 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि ये हो जाएगा, भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ भूकंप अभिलेख का रिकॉर्ड रखता है, ये हमारा गलत होगा, जो कि बाकी सब सही होंगे। भूकंपीय तरंगों का रिकॉर्ड भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ कहलाता है, और भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ भूकंप अभिलेख का रिकॉर्ड रखता है, ये गलत है। ये फ्रेंड्स जो है हमारा ऑप्शन हमारा बी होगा, बाकी सब ये सही हैं और ये हमारा जो है वो गलत है। तो इसमें गलत निकालना है। ऑप्शन फ्रेंड्स ठीक से पढ़िएगा, ताकि क्वेश्चन में इसलिए कि क्वेश्चन में जब आंसर आते हैं तो नहीं पे थोड़ा सा ध्यान कम जाता है, इसलिए मैं बता दिया हूँ कि थोड़ा सा नहीं पे ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में रूपात्मक
आकलन की मुख्य विशेषता है। इसमें बताना है कि रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता जो क्या है, इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, या इसका उद्देश्य है प्रायोगिक कौशलों का समुन्नत करना, या यह वर्ष के अंत में आयोजित किया जाता है, या यह अपनी प्रकृति में निदात्मक है। तो ए बी सी डी में ऑप्शन में हमारा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हमारा जो होगा वो हमारा डी हो जाएगा कि यह अपनी प्रकृति में निदात्मक है। जहाँ भी निदात्मक आपको देखे तो ये हमारा जो है पॉजिटिव वर्ड इसको माना जाता है, नेगेटिव वर्ड नहीं माना जाता है, तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। रूपात्मक आकलन जो है का उद्देश्य छात्रों के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए भय रहित सहायक वातावरण तैयार करना होता है जिसकी प्रकृति निदात्मक प्रकार की होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति डैश के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, जो कि आंसर हमारा हो जाएगा 136 का। यह हो जाएगा आंसर विद्यार्थियों के तर्कना कौशल को दृढ़ करने या कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने, या विज्ञान में आधारभूत संकल्पनाओं की समझ को बढ़ावा देने, या विद्यार्थियों की अंक संबंधी अंकीय योग्यताओं को समुन्नत करने। तो इसमें से ए बी सी डी में सबसे हमारा अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा, तो आंसर हमारा बी हो गया, जो कि कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, जो कि कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देना। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बाकी सब आंसर नहीं होंगे। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन है, विद्यार्थियों ए बी सी डी में जब सूखे लिटमस पत्र पर ठोस बेकिंग सोडा, खाने का सोडा रगड़ा तो उन्होंने निम्नलिखित अवलोकन किए। देखिए फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा जो होता है हमारा वो कौन सा होता है, बेकिंग सोडा, इसको खाने का सोडा बोला जाता है, और उसका नेम जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो उसने क्या किया कि एक लिटमस पत्र पर ठोस बेकिंग सोडा को, खाने वाला सोडा को रगड़ा, ठीक है। तो उन्होंने अवलोकन क्या प्राप्त किया, तो विद्यार्थी ए बी सी डी दिया हुआ है। तो सूखे लाल लिटमस पत्र पर प्रभाव नीले रंग में बदल जाता है, या सूखे लिटमस पत्र पर कोई बदलाव नहीं है, या हमारा कोई बदलाव नहीं है सूखे लिटमस पत्र में, बी ने कहा। उसके बाद से सूखे लिटमस पत्र पर लाल रंग में बदल जाता है, या सी ने कहा नीले रंग में बदल जाता है, या लाल रंग में बदल जाता है सूखे लिटमस पत्र पर, या सूखे लिटमस पत्र पर हमारा कोई बदलाव नहीं होता है, डी ने कहा, या सूखे नीले लिटमस पत्र पर प्रभाव कोई बदलाव नहीं होता। तो 137 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यह हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, जो कि नीले रंग में बदल जाता है। मीन्स कि खाने का सोडा जो होता है वो अगर नीले सूखे लिटमस पत्र पर, लिटमस जो होता है हमारा, लिटमस पत्र होता है वो कैसा होता है, तो हमारा बैगनी कलर का होता है। तो उस पर अगर हम उसको रगड़ते हैं बेकिंग सोडा को, तो हमारा किस में रंगेगा, तो वो नीले रंग में हो जाएगा, नीला रंग में हो जाएगा, और लाल रंग में बदल जाएगा। किस में, तो सूखे नीले लिटमस में, और सूखे लाल लिटमस में नीला हो जाएगा, लाल में नीला हो जाएगा, और नीला में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लाल हो जाएगा। याद रखिएगा, इसका याद करने का तरीका है कि जब हम लिटमस पत्र पर बेकिंग सोडा को रगड़ते हैं तो लाल में क्या हो जाएगा, नीला, और नीले में क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये सी होगा, जो कि ऑप्शन हमारा सी दिया हुआ है, किस विद्यार्थी द्वारा किया गया अवलोकन सही है, तो हमारा सी हो जाएगा। सॉरी, सी हमारा ये है, ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए में हमारा सी ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, विज्ञान में डैश के लिए प्रायोगिक कार्य पर बल दिया जा सकता है, विद्यार्थियों की समय पाबंदी और नियमितता की सही तरह से जांच करने, या सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में विद्यार्थियों की सहायता करने, या विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को प्रतिशत में सुधार करने, या लिखित रिकॉर्ड रखने की आदत का विकास करने के विद्यार्थियों की सहायता करने। तो इसका सबसे ही अप्रोप्रिएट आंसर हमारा बी हो जाएगा, जो कि सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में विद्यार्थियों की सहायता करने। सबसे आंसर हमारा बी हो जाएगा, जो कि सबसे सटीक आंसर हमारा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, महत्वपूर्ण तथ्यों तथा सूत्र सीखना, या अध्याय के अंत में दिए गए अभ्यासों को हल करने में निपुणता विकसित करना, या तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना, या वैज्ञानिकों के नाम और वैज्ञानिक खोजों को याद करना।
139 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 139 का आंसर जो है हमारा वो सी हो जाएगा। तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है, तो तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का प्रमुख कारण है कि विद्यार्थी के अंदर तार्किक एवं मानसिक शक्तियों का विकास हो तथा उसे दैनिक जीवन से संबंधित समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रतिजैविक डैश के उपचार में प्रभावी है, तो इन्फ्लुएंजा होगा या डेंगू बुखार होगा या डी होगा हमारा क्या होगा, इन्फ्लुएंजा होगा या हेपेटाइटिस ए, डेंगू बुखार या हैजा होगा। तो फ्रेंड्स हमारा 140 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 140 का आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, जो कि प्रतिजैविक हैजा के उपचार में प्रभावी है। प्रतिजैविक का उपयोग जो है हैजा के उपचार में किया जाता है। हैजा एक संक्रामक रोग है जो कि विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणुओं द्वारा फैलता है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 141 का क्वेश्चन, 141 क्वेश्चन हमारा, आमतौर पर खाद्य सामग्री को रखने के लिए पेट बोतलों और जारों का प्रयोग किया जाता है, जो कि पेट का सुपरिचित प्रकार जो है वो क्या होता है, रेयॉन, कृत्रिम रेशा या पॉलीएमाइड या पॉलिएस्टर या एक्रिलिक। तो 141 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि पॉलिएस्टर होता है। आमतौर पर खाद्य सामग्री को रखने के लिए पेट बोतलों और जारों का प्रयोग जो किया जाता है वो क्यों किया जाता है, क्योंकि यह सुपरिचित प्रकार का एक पॉलिएस्टर होता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी हो जाएगा इसका। 141 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा इसके डैश पर निर्भर करती है। तो 142 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 142 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पदार्थ और मोटाई होगा। निर्भर करती है किस पे, पदार्थ और मोटाई पे, या पदार्थ लंबाई और मोटाई पे करती है, या पदार्थ और लंबाई पे, या लंबाई और मोटाई पे। तो 142 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 142 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, जो कि जब धात्विक चालक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा इसके पदार्थ लंबाई और मोटाई पर निर्भर करती है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए डैश खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। तो मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए आयोडीन एवं फ्लोरीन की आवश्यकता होती है, या लौह एवं आयोडीन की होती है, या लौह एवं कैल्शियम की होती है, या हमारा सोडियम पोटेशियम की होती है। तो बताना है मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए इसमें हमारा किसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है, सबसे अधिक पर्याप्त मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि लौह एवं कैल्शियम की सबसे मात्रा खनिजों की इसमें मात्रा अत्यधिक पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित गैसों जो पौधा घर प्रभाव का कारण है वो क्या होगा। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ फ्रेंड्स। वायुमंडल में उपस्थित गैसों जो पौधा घर प्रभाव का कारण है वो क्या होगा, मीथेन होगा, जल वाष्प होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन होगा, या नाइट्रस ऑक्साइड या ऑक्सीजन होगा। तो फ्रेंड्स वायुमंडल में उपस्थित गैसों जो पौधा घर प्रभाव का कारण है वो हमारा क्या होगा, मीथेन होगा, जल वाष्प होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जो कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 143 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, या ये नहीं होगा फ्रेंड्स हमारा, सॉरी, इसके आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा और मीथेन हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें जो है हमारा इसमें हमारा सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये तो होगा ही नहीं हमारा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो एग्जैक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा, सटीक आंसर जो हो जाएगा हमारा वो फ्रेंड्स होगा हमारा ए होगा। ये जो होगा हमारा सही होगा, मीथेन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वायुमंडल में उपस्थित गैसों जो कि पौधागर प्रभाव का कारण होते हैं, मीथेन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। इसमें हमारा सल्फर डाइऑक्साइड था इसलिए हम छांटें इसको, इसमें हमारा क्या था, ऑक्सीजन था इसलिए छांटें इसको, और इसमें हमारा क्या था फ्रेंड्स, इसमें हमारा नाइट्रस ऑक्साइड था इसलिए ये ऑप्शन छट गया है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें हमारे 7 क्वेश्चन जो हैं वो बच गए हैं फ्रेंड्स।
तो 7 क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में करा दूंगा, इस वीडियो में छूट गए हैं 7 क्वेश्चन हम, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे, हेल्पफुल अगर आपको लगा, तो फ्रेंड्स दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारा अब 14 या 15 दिसंबर को, 14 और 15 दिसंबर को दोनों ही दिन एग्ज़ाम है सीटेट का, ताकि फ्रेंड्स तक पहुंच सके और वो वीडियो देख सकें। और फ्रेंड्स आप ऐसे ही स्टडी मीट को प्यार और सपोर्ट करते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू।